हेलो एवरीवन। आज बच्चों 10th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स बोले तो भौतिकी, इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं बच्चों। तो जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे और बिल्कुल यहाँ से आप पूरे 5 से 10 अंक ला सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्लास को हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए। तब तक हमारे सब बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए अब पहला इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं जी। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, कहता है कि देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, यानी कि दूर भागती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम बने आपतित कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण समकोण डिग्री के बराबर हो जाए तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण जो है ना क्रांतिक कोण कहलाता है। ये आप एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में छपने वाला है जी, ठीक है। चलिए इसको आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए बच्चों, इसका डिफिनेशन और इसके हम विजुअलाइजेशन को देखते हैं कि इसका विजुअलाइजेशन क्या हो सकता है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। ये हम क्रांतिक कोण के बारे में देखेंगे बच्चों, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, क्रांतिक कोण के बारे में देखेंगे, देखिए ओके। चलिए देखिए यही हमारा क्रांतिक कोण है जी। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्रांतिक कोण, देखिए ये हमारा वाटर जो है ना सघन माध्यम है जी। वाटर हमारा क्या है, सघन माध्यम है, और एयर हमारा क्या है, ये विरल माध्यम है। देखिए यहाँ पे पहले फिगर में प्रकाश की किरण जो है ना ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और तो यहाँ पे देखिए जब ये हमारा क्या है ना, ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण यहाँ पे है ना, ये अपवर्तन कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है जी। जब 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो क्रांतिक कोण होगा वो आपतन कोण जो होगा वो क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। देखिए क्या कहता है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके उपयोग क्या है। तो देखिए पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। कौन सी वस्तु को देख सकते हैं, छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। ये इसको एकदम डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने से छिपी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं। इसका पहला उपयोग होता है सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों और पहाड़ों को देख सकते हैं, यानी दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, पंडियों में बैठे सैनिक समुद्र में तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। तीसरा, यदि दिन में धुंधला वाला दिन हो यानी कुहासा हो, फॉग हो, तो उस दिन क्या है ना अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसका देखिए हम यहाँ पे फिगर भी आपको हम बता रहे हैं कि पेरिस्कोप का ये फिगर कैसा होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ इत्मीनान से बैठेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल है। देखिए यही हमारा पेरिस्कोप है जी, यही हमारा क्या है, पेरिस्कोप है बच्चों, ठीक है ना। ये पेरिस्कोप क्या करती है, ओके ना। एक देखिए समतल दर्पण यहाँ लगा होता है, एक समतल दर्पण यहाँ लगा होता है। यहाँ पे ये 45 डिग्री कोण पर ये व्यवस्थित होता है बच्चों, ठीक है ना। यही पेरिस्कोप का चित्र है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भली बात ही, ओके ना। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आज का, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जी, बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आए बच्चों। दूसरा सवाल हमारा आज की क्लास का हो गया, ओके ना। बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे और टेंशन ना लेने का, ओके। दूसरा सवाल हो गया यहाँ पे दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल पे आते हैं हम। देखिए क्या कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखिए। देखिए समतल दर्पण में सबसे पहले कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरे प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार जो होना चाहिए उससे आधा होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा खासियत है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की, ओके ना। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कहता है यहाँ पे अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग को लिखिए।
तो देखिए बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा प्लांट में किया जाता है। दूसरा वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट एवं टॉर्च आदि में किया जाता है। तीसरा शेविंग यानी कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। चौथा दांत चिकित्सक या कान रोग विशेषज्ञ जो होते हैं डॉक्टर, वो रोगी को परीक्षण करने के लिए करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये चार इम्पोर्टेंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार छपने वाला है जी। चलिए पांचवा इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो देखिए कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के किसी खास रंग और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया बोले तो साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है ना। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। फटाफट एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका विजुलाइजेशन यदि मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सारे को देखिएगा, बिल्कुल यही प्रकाश का बर्तन है जी, यही प्रकाश का बर्तन का फिगर है। ये देखिए हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रहा है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जा रहा है जी, ठीक है ना। एकदम फटाफट नोट कर लेंगे जी, बिल्कुल ऐसे सवाल 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके ना। ये इम्पोर्टेंट सवाल है जी, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, दो दो सवाल एक साथ है, कोई बात नहीं। पहले हम पहला देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन यदि +1 है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए समतल द्वारा आवर्धन यदि +1 है तो इसका पहला चीज़ है कि वस्तु का आकार जो होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, आभासी होगा और क्या होगा तो काल्पनिक होगा बच्चों, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताइए। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष दूर करने में किया जाता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए यानी आवर्धक लेंस के रूप में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। एकदम एकदम छोटा सवाल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। सभी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पॉलिश की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तो डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण बराबर परावर्तन होता है, यानी कि आई बराबर जो होता है ये एंगल आर होता है बच्चों। आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। ये आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज के सेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि बिना छुए आप उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार पट्टियों के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए यदि अक्षरों का आकार यदि बड़ा दिखाई दे समझ जाइएगा कि वह उत्तल लेंस है। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे समझ जाइएगा वह अवतल लेंस है। यदि अक्षरों का आकार है ना समान रूप से बराबर दिखे तो समझ जाइएगा कि कांच की वो क्या है, वृत्ताकार पट्टिका है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण जो है ना वो सीधा, हमेशा सदैव सीधा और छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है, ये बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे क्या है ना कि ड्राइवर पीछे के बड़े क्षेत्रों को आसानी से देख सकता है। इसलिए वाहनों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप अंतर को स्पष्ट करें। कहता है अवतल दर्पण में परावर्तक तल जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा वस्तु के बराबर वस्तु से छोटा ही बनता है, जबकि हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए हम उत्तल और अवतल की बात करते हैं। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है।
और ये बीच में क्या होता है, अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस में अक्षर बड़े दिखाई पड़ते हैं, अवतल लेंस में अक्षर छोटे दिखाई पड़ते हैं। यह प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर फोकसित करता है, यह प्रकाश किरण पुंज को फैलाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि हमारा अवतल लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक है, इसका विजुअलाइजेशन यदि देखा जाए यहाँ पे, इसका विजुअलाइजेशन देखा जाए बच्चों यहाँ पे, तो मैं जरा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे, इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है जी। इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब आभासी उल्टा बनता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जी आज की क्लास का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखिए यहाँ पे वस्तु का आभासी और ये काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है जी। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वस्तु के आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को नहीं किया जा सकता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। ये दर्पण के आगे बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है जी। ठीक है, इसका विजुअलाइजेशन मैं भी दिखाता हूँ। इसको आप लोग आराम से इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों। सारा ही क्वेश्चन ना बहुत ही खास है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये हमारा आभासी प्रतिबिंब जी। पर्दे पर प्राप्त किए जाने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यह सदैव उल्टा होता है, दर्पण के आगे बनता है। किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। आभासी प्रतिबिंब को हम यहाँ पे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सदैव सीधे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चों। ठीक है, एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके ना, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने बाकी हैं। आप देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, और हमारी क्लास अच्छी लगेगी तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं जी। अतः जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें अधिकांश धूल होता है या गैस होता है, जिसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, ये कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देता है, यानी कि स्कैटरिंग कर देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमेशा आकाश का रंग जो है ना वो नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है बच्चों। ठीक है, इसका मैं विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ। इसको आप बिल्कुल अपने कॉपी में सारे कंसेप्टों को लिखते जाएंगे, मैं लिखने के लिए समय भी दूंगा बच्चों। ठीक है, देखिए प्रकाश का ये प्रकीर्णन है। ठीक है, देखिए कहता है जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों देखिए ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश इस धूल में भरे माध्यम में जब इस पे पड़ता है ना, तो ये प्रकाश चारों तरफ देखिए फैल जाता है जी। और इसमें क्या होता है ना कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग सबसे अधिक बिखेरता है, जिससे आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। इस बात को एकदम पॉइंट इज टू बी नोटेड मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, ये प्रकाश प्रकीर्णन की बात हो गई बच्चों। किसकी बात हो गई, प्रकाश प्रकीर्णन की बात हो गई। अब देखिए हमारा अपवर्तनांक क्या है, तो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये C/V होता है, जहाँ C निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है, V जो होती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है बच्चों। ठीक है, देखिए बिल्कुल हीरे का अपवर्तनांक हमारा 2.42 है। इसका अर्थ ये होता है कि हवा के तुलना में हीरे में प्रकाश की चाल 2.4 गुना कम हो जाता है। अतः हवा से जब हीरे में प्रवेश करती है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर अधिक झुक जाता है बच्चों। एंड यही अर्थ होता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इसका अर्थ क्या होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर पर रखी जाती है वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। देखिए 25 सेंटीमीटर जो होता है ना,
ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु आसानी से दिखाई पड़ता है। ज़रा आगे ले जाइएगा, आँख पर जोड़ पड़ेगा, ज़रा अंदर लेकर जाइएगा तो जोड़ पड़ेगा। तो कहता है यहाँ पे कि मानव की नेत्र की सामंजन क्षमता की सीमा होती है जो 25 सेंटीमीटर होती है, और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी केंद्रीयना पर केंद्रित नहीं होता है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है तो धुंधली दिखाई पड़ती है जी। कैसे दिखाई पड़ती है? धुंधली दिखाई पड़ती है बच्चों, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज को कतरन को कैसे जलाया जा सकता है। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार सामने रखते हैं कि किरणें उसके परावर्तक सतह पर पड़ती है और सूर्य से आने के बाद समानांतर किरण परिवर्तित होकर दर्पण के एक फोकस बिंदु पर फोकसित हो जाती है, यानी कि वहाँ पे सिकुड़ जाती है एक बिंदु पे आके, और यहाँ पे फोकस पर कागज की कतरन को रख दिया जाए तो प्रकाश की तीव्रता होती है, उसमें अधिक ऊष्मा होती है, जिसके कारण कागज जो है ये जल उठता है। कागज जो है ये जल उठता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्रकाशीय घनत्व तो क्या है मेरे बच्चों। कहता है प्रकाशीय घनत्व का तात्पर्य माध्यम में प्रकाश मुड़ने या संचरित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की घनत्व बोलते हैं। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तो अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है, यानी कि अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है वो सघन माध्यम होता है। जिसका अपवर्तनांक 1 से कम होता, 1 के बराबर होता है वो विरल माध्यम हो गया। 1 से बड़ा हो गया ना वो सघन माध्यम हो गया, ठीक है। इसलिए विरल से सघन माध्यम में जाने पर किरणें जो है अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल माध्यम में जाने पर किरणें जो है अविलंब से क्या होती है, दूर भागती है बच्चों, है ना। दैट्स पॉइंट इज टू बी नोटेड मेरे बच्चों, ठीक है। ओके। अब कहता है यहाँ पे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को बिना छुए कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल, देखिए कहता है ना कि जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हो वो अवतल दर्पण होगा, जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हो उत्तल दर्पण होगा, और जिसका परावर्तक तल समतल हो वह हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण होगा जी, ठीक है। या सीधे कह सकते हैं कि वस्तु के फोकस के अंदर रखने पर प्रतिबिंब बड़ा और सीधा आभासी दिखेगा तो वह अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और बिना छुए यदि वस्तु के फोकस के अंदर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा आभासी बनता है तो वह अवतल दर्पण होगा, और प्रतिबिंब छोटा सीधा व आभासी दिखेगा तो वो उत्तल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब समान आकार का सीधा और आभासी दिखेगा तो वो कैसा होगा, समतल दर्पण होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको एकदम फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। क्या कहता है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के मुड़ने या अपसरित होने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यानी P बराबर 1/f होता है यदि f हमारा मीटर में हो, f इसमें मापा गया हो, मीटर में मापा गया हो बच्चों, ठीक है। देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। कहता कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों के लिए आपतित किरण की मूल दिशा निर्गत किरण की बीच की लंबित दूरी जो होती है वो हमारा पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, ओके ना। और ये देखिए विवर्तन क्या है जी, यहाँ पर देखिए विवर्तन क्या है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। विवर्तन क्या है, कहता है यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। कहता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्ताभ लाल क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य बहुत क्षितिज के नज़दीक होता है, वहाँ से आने वाली प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे नीला रंग हो या करम तरंगदैर्घ्य वाला हमारा रंग जो है, ये किरण जो है वो प्रकीर्णित हो जाती है। जिससे आप लोग पढ़े होंगे श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों का मेल है, बैजनिया पिनाला, उसमें सबसे अधिक जो होता है ना तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। वही लाल प्रकाश की किरण जो है हमारे आँखों तक पहुँचती है, इसलिए सूर्य क्या होता है ना लाल दिखता है, रक्त की तरह लाल दिखता है बच्चों, ठीक है। चलिए ये अवतल लेंस को अब सारे लेंस क्यों कहते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे अवतल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें को अपवर्तन के पश्चात वो फैला देता है जी, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है।
देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कहता है तारे पृथ्वी से बहुत दूर बिंदु स्रोत की तरह है। वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व लगातार बदलते रहता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश का बर्तन बार बार बदलते रहता है, और यही कारण है कि प्रकाश आंखों तक कम या ज़्यादा पहुंचता है, कभी कम पहुंचता है कभी ज़्यादा पहुंचता है। इससे तारे जो है टिमटिमाते हैं। और ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, बड़े प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। इनसे आने वाली किरण का औसत विचलन शून्य के बराबर होता है, इसलिए ग्रह हमारे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बताइएगा, है ना, आज का क्लास हमारा कैसा लगा, ये ज़रूर बताएंगे आप लोग। एक बार सही बच्चों, मैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो शुरू से अंत तक, ठीक है ना, ताकि आप घर पे जाके इसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल जी, मैं बाय पेज आपको कर दूंगा, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, प्रकाश की माध्यम जो है विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश का घनत्व तो कम होता है, इससे प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये सघन माध्यम है जी। ये कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है जी। पॉइंट को नोट कर दीजिएगा। सघन माध्यम माने इसका घनत्व जो होता है, प्रकाशीय घनत्व होता है, वो ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की चाल जो होती है सघन माध्यम में कम होती है बच्चों। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन का ये आरेख है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए समतल दर्पण की बात है जी। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होने का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, और इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों और खाइयों में पेरिस्कोप बनाने में करते हैं। दूरी दर्पण के सामने जितनी होती है, यानी कि जितने दूरी पर वस्तु रखा होता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक है, गोली दर्पण, देखिए यहाँ पे गोली दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण होता है और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है ना। इसका अंदर का भाग धंसा हुआ रहता है परावर्तक सतह, और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है, धंसा उभरा हुआ रहता है ना। सब पॉइंट को एक बार बता दिए, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है ना, सारे को स्क्रीनशॉट लेंगे। दर्पण का वास्तविक उपयोग, यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्लियर? ये प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब का जो अंतर होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश के अपवर्तन का ये हमारा विजुअलाइजेशन है, इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम बता चुके हैं सारे प्रश्नों को। देखिए, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण क्या है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीले गोलीय लेंस, उत्तल बनाम अवतल लेंस, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, कि गोलीय लेंस का में उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। देखिए, लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/F होता है। ठीक है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो बच्चों, हमारा क्लास आज का कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ठीक है ना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट